नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की रणभेड़ी जो है वो बज चुकी है। महाराष्ट्र में एक ही चरण में 20 नवंबर को वोटिंग होनी है, लेकिन दोनों ही गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी में अब सीट शेयरिंग पर पेंच फंसा हुआ है। मतलब बात अभी बाकी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हरियाणा नतीजों के बाद काफी कुछ रणनीतियों में फर्क दिखाई दे रहा है। महायुति जहां इसे बूस्टअप के तौर पर ले रही है, तो वहीं महाविकास अघाड़ी लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छे प्रदर्शन की ओर निगाहें गड़ाए हुए हैं। फिलहाल दोनों ही गठबंधन सीट शेयरिंग को फाइनल करने में जुटे हुए हैं। इसी पर ही करेंगे हम चर्चा। कुछ खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। महाराष्ट्र चुनाव की डेट फिक्स, सीट शेयरिंग पर पेच, महाराष्ट्र का दंगल, किसका होगा मंगल, चुनावी समर में महायुति महाआघाड़ी, किसकी बढ़ेगी गाड़ी, बात अभी बाकी है। महाराष्ट्र चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। 288 विधानसभा सीटों के लिए एक ही चरण में 20 नवंबर को चुनाव होंगे, लेकिन दोनों ही गठबंधनों महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। हालांकि महायुति सब कुछ ऑल इज वेल की बात कर रही है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर बात अभी बाकी है। वहीं शिवसेना उद्धव गुट इशारों में सीट शेयरिंग में देरी के लिए कांग्रेस पर निशाना साध रही है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने सीट शेयरिंग का मामला जल्द सुलझ जाने की बात कही, लेकिन सीट शेयरिंग में फंसे पेच पर भी खुलकर अपनी बात रखी। रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए। उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। शिवसेना के साथ कोई इस प्रकार का रवैया नहीं कर सकता, ये शिवसेना है। हम ज़्यादा अनुभवी है महाराष्ट्र के। नाना पटोले हमारे साथी है, लेकिन कुछ सीट पर पेच है, वो दूर हो जाएगा। वहीं शिवसेना शिंदे गुट विपक्ष पर वार कर रहा है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता श्रीकांत शिंदे ने कहा, अगर महायुति को फिर 5 साल मिला तो महाराष्ट्र के विकास को और गति मिलेगी। मुझे लगता है कि गए 2 साल में महायुति सरकार के माध्यम से जिस प्रकार से काम हुआ, उस प्रकार से अगर पूरे 5 साल महायुति सरकार को मिलेंगे तो मुझे लगता है कि इससे कई गुना अच्छा काम महायुति की सरकार के माध्यम से इस महाराष्ट्र राज्य में होगा, क्योंकि महाराष्ट्र आज स्टार्टअप्स में नंबर 1 है। बहरहाल दोनों ही गठबंधन महायुति और महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को फाइनल करने में जुटे हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि हरियाणा चुनाव नतीजों के पहले महाविकास अघाड़ी में जिस तरह कांग्रेस बड़े भाई के रोल में थी, अब वो बात नहीं लग रही। हालांकि हरियाणा के नतीजों के बाद महायुति के हौसले बुलंद हैं, लेकिन देखना होगा 23 नवंबर को जनता क्या फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो 20 नवंबर को वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे, यानी कि एक ही चरण में। लेकिन अभी तक देखिए सीटों के बंटवारे पर पेंच फंसा हुआ है। आज हम इसी पे ही चर्चा करने जा रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, जो कि प्रवक्ता हैं एनसीपी के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नसीर हुसैन साहब जी, कांग्रेस प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। सुरैन मल्होत्रा, प्रवक्ता एनसीबी शरद गुट से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और अजय पाठक, बीजेपी महाराष्ट्र से प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। और क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है, 20 तारीख को देखिए चुनाव है, लेकिन उससे पहले अभी भी पेंच फंसा हुआ है। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, क्या कहेंगे आप, किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र के इलेक्शंस को? देखिए करिश्मा जी, महाराष्ट्र का जो ये चुनाव है, ये निश्चित रूप से महाराष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। कारण यह है कि महाराष्ट्र में इस समय जिस प्रकार से एक विकास की गति तीव्र हुई है, और जिस तरह से प्रशासनिक स्तर पर महायुति की सरकार ने एक अच्छा प्रशासन नागरिकों को दिया है,
जिसमें आम आदमी इस बात को महसूस करता है कि महाराष्ट्र के उत्थान के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, एक आम आदमी के जीवन की समृद्धि के लिए महायुति की सरकार बहुत बेहतर काम कर रही है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये चुनाव हम लोग इस चुनाव में हम लोग जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर। तो आने वाले 5 साल चूंकि महाराष्ट्र के लिए एक बेहतर भविष्य की कल्पना के साथ महाराष्ट्र का ये चुनाव हो रहा है, इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि महाराष्ट्र का ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर इस बार एक आम आदमी के वोट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा कीमत है और इसी बात को ध्यान में रख के महायुति ने अपनी रणनीति तैयार की है। नहीं तो फिर महायुति का सर एक सवाल, ये महायुति का हौसला इसलिए भी बुलंद हुआ हरियाणा में जिस तरीके से जीत हुई है और तभी शायद ये कॉन्फिडेंस, ये मोरल बूस्ट अप हुआ है, क्या ये भी एक वजह है? निश्चित रूप से ये इसका एक पहलू है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि महायुति की सरकार ने इतने कम समय में भी वो काम किए हैं, वो फैसले लिए हैं जो सालों से लंबित थे, जिन पर पिछली सरकारों ने कोई निर्णय नहीं लिया था, लेकिन उन फैसलों को भी पूरा करके हम लोगों ने इस प्रकार का एक महाराष्ट्र में वातावरण बनाने का काम किया है जिसपे आम मतदाता को ये महसूस होता है कि महायुति की सरकार उनके लिए बेहतर तरीके से काम कर रही है और इतने कम समय में यदि महायुति की सरकार इतने बेहतर काम कर सकती है तो आने वाले 5 साल उसको जरूर मिलना चाहिए जिससे वो और अच्छे काम कर सके और जो हमने विकास का जो वायदा किया है, महाराष्ट्र की जो विकास के लिए हम लोगों ने एक योजना बनाई है, उस योजना को हम लोग क्रियान्वित कर सके। इसलिए इस इलेक्शन को महायुति की सरकार, महायुति के सारे हम तीनों राजनीतिक दल बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ले रहे हैं। ठीक है, बने रहिए सर मेरे साथ। नसीर हुसैन साहब, कांग्रेस की कुछ सीटों पर कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पे बात नहीं बन पा रही है, हालांकि उस पर पूरी कोशिश की जा रही है। दिल्ली भी पहुंच चुके आला कमान से बातचीत करने के लिए। संजय राउत साहब कहते हैं कि हम बात करेंगे राहुल गांधी से भी, लेकिन क्या हो रहा है? क्या सीट बंटवारे पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है? सीट शेयरिंग मन मुताबिक नहीं हो पा रही है? नमस्कार। नहीं, ऐसा नहीं है। आज ही हमारे एमबीए की मीटिंग हुई, तमाम लोगों ने ये बात कही है। चंद सीटों पे फैसला रुका है, मुझे उम्मीद है ये 20 तारीख से पहले हो जाएगा। चंद सीटों का जहां पार्टियां ज्यादा होती है, उम्मीदवार ज्यादा होते हैं, थोड़ी खिंचाव रहता ही है क्योंकि ये चुनाव का एक पर्व है, लोकतंत्र सबसे बड़ा हमारा त्योहार है, तो सभी इसमें सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो थोड़ी बहुत रहेगी, पर ऐसा कोई बड़ी मनमुटाव नहीं है। पर महायुति की अभी तक फाइनल नहीं हुई है। इनकी बैठकों पे बैठक चल रही है, दिल्ली रात को दिल्ली जाते हैं, सुबह महाराष्ट्र आते हैं, ऐसी भागदौड़ इनमें चल रही, मगर महायुति को अभी तक सीट पे फाइनल। पर हमारा महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी में तमाम सीटों पे लगभग फाइनल हो चुका है। जो चंद सीटें हैं उस पे भी हो जाएगा क्योंकि महाराष्ट्र के लोगों ने तय कर लिया है इन्हें हटाना है, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम पे है, तमाम तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरने का भ्रष्टाचार हो, तमाम कहीं आप चले जाए। आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है सुबह में, पवन खेरा जी ने, आपने देखा भी होगा किस तरह महाराष्ट्र में चंदा दो धंधा पाओ, चंदा दो धंधा पाओ, क्या ये चल रहा है। तो महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है। अभी 2024 में चंद दिन पहले हमने एक इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, तो यहाँ के लोगों ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र की आवाम बैठी है, इन्हें कैसे हटाएं। अगर 20 तारीख को जब ये चुनाव होगा तो इनकी विदाई तय है, क्योंकि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तमाम लोग देख रहे हैं किस तरह से खिंचाव ये तीनों में चल रहा है। कोई विकास, जो जितने भी आप डेवलपमेंट आज महाराष्ट्र में देख रहे हैं, ये महाविकास आघाड़ी की सरकार ने जो डिसीजन लिए थे वही फैसला आज आगे बढ़ रही। इनकी तरफ से नई योजनाएं क्या है? नई योजनाएं कुछ आ नहीं रही है, चाहे वो कोस्टल रोड हो, अटल ब्रिज, ये सब हमारी पिछली सरकारों से ही चल रही। ऐसा नहीं कुछ ये नया आज इन्होंने बना दिया और लोगों को समझा रहे। हाँ, चुनाव के एकदम नजदीक आने के बाद कुछ फैसले ये जरूर ले रहे हैं, पर महाराष्ट्र को दिख रहा है कि ये लॉलीपॉप बांट रहे हैं, इनके पास उतनी फंड नहीं है, ये कैसे उसको पूरा करेंगे, तो वो जनता देख रही। तो जनता इन्हें रिजेक्ट करने के लिए बैठी हुई है, तो ये कुछ भी कर ले, महाराष्ट्र की आवाम ने फैसला कर लिया है, इनकी विदाई तय। अजय पाठक जी, क्या जवाब देंगे आप? करिश्मा जी, ये लोग सिर्फ निगेटिव राजनीति के लिए जाने जाते हैं। 2019 में जब इनकी सरकार बनी तो आते ही जितने विकास के काम थे, उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार ने सबसे पहले उनको रोकने का काम किया। जितने भी तरह के विकास है, कोस्टल रोड की बात कर रहे हैं, सारे कोस्टल रोड को इन्होंने रोक दिया।
दोनों को अटल बिहारी सेतु जो कोस्टल रोड है उसको रोक दिया, बाकी चीजों को रोक दिया, और वहां पे मेट्रो का जो प्रोजेक्ट था उसको रोक दिया। जितने विकास के प्रोजेक्ट थे, सबसे पहला निर्णय इनकी सरकार ने विद इन वीक किया कि सारे प्रोजेक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया, रोक दिया, सारे फंड खत्म कर दिए, विकास की गति को गर्त में डाल दिया। 2.5 साल तक फेसबुक से सरकार चलाने वाले आज यहाँ बैठ करके बड़ी बड़ी टीवी पे बातें करते हैं। इनसे पूछे कि 2 दिन मंत्रालय गए हैं उद्धव साहब, 2 दिन पूरे 2.5 साल के कार्यकाल में। पूरा विपक्ष कोविड के समय में रोडों पे था और ये लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए बैठे थे, अपनी जान बचा करके बैठे हुए थे। खासतौर से जो मुख्यमंत्री थे वो फेसबुक से सरकार चला रहे थे। यही देख करके उद्धव साहब के लोगों ने उनको छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाया, और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, युति की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार चली है, उसने निरंतर सिर्फ और सिर्फ विकास किया है। विकास करने की वजह से ही हमको फिर दोबारा मैंडेट मिलेगा, और 2014 में भी हमको मैंडेट मिला, 2019 में भी मैंडेट मिला। ये तो इन्होंने धोखा दे करके हमारे पीठ में चूरा भोग करके उधर चले गए, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे साहब हमेशा कहते थे कि हम अपनी दुकान पर ताला लगा देंगे, कांग्रेस के पास कभी नहीं जाएंगे अगर उनसे हमारा कभी समझौते की बात आई तो। अब वहीं पे जाकर के घुटने टेक दिया इन्होंने। दूसरी चीज, इनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ सीटों के बंटवारे को लेकर के आज उद्धव गुट के प्रवक्ता ने क्या कहा, संजय राउत जी ने कहा कि यहाँ पे नाना पटोले और कांग्रेस के बस का कुछ नहीं है, कोई सीट बंटवारा नहीं है, तो इनको फैसला करना चाहिए कि कहाँ से होगा। हम केंद्रीय नेतृत्व से इनके बात करेंगे। इनके यहाँ खींचतान भरपूर है, कोई समझौता नहीं है किसी तरह का, ना ही होने वाला है, और अगर हो भी जाए तो ये लोग हारने वाले हैं। अब ये तो देखिए अब जनता तय करेगी, लेकिन सवाल यही है कि महायुति में भी क्या सीट बंटवारे को लेकर जो लिस्ट है क्या वो फाइनल हो चुकी है? लौटूंगी सर आपके पास। सुरैना मल्होत्रा जी भी मेरे साथ पैनल में जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा बृजमोहन जी भी। सर मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सुरैना जी से एक कॉमेंट में लेना चाहूंगा। जी सुरैना जी, क्या कहना चाह रही थी आप? मैं कहना चाह रही थी, उन्होंने अभी कोविड का जिक्र किया, उन्होंने बोला कि कोविड में मैं शिवसेना मतलब उद्धव जी के बारे में मतलब बात करना चाहूंगी, क्योंकि हम उनके साथ हमारे पार्टी से आरोग्य मंत्री राजेश टोपे भी थे। तो आई एम अ डॉक्टर, मैं खुद डॉक्टर हूँ, तो मैं बोलना चाहूंगी कि यदि ये दोनों जन और तीनों जन मतलब सब कांग्रेस महाविकास आघाड़ी यदि नहीं होती महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती कोविड के टाइम पे। इतना अच्छी तरह से कोविड मैनेज हुआ था महाराष्ट्र में, इतना साइंटिफिकली वेरी वेल प्लान, पूरे अच्छी तरीके से मैनेज किया था। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कहाँ बैठ के मैनेज कर रहा है, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज ग्राउंड लेवल पे अल्टीमेटली क्या मैनेज होता है। ये तो बहुत ही मतलब बिकॉज आई एम अ डॉक्टर, आई नो उन्होंने कितने सारे डिस्कशंस लिए थे, कितनी सारी मीटिंग्स की थी डॉक्टर्स की। दे बोथ एग्रीड दैट दे आर नॉट डॉक्टर्स, बट उन्होंने बोला कि हम सीखना चाह रहे हैं, और उन्होंने सीखा ईच एंड एवरी स्टेप एकदम साइंटिफिकली उन्होंने की थी। ना कि वो बोले कि कोविड है तो आप तालियां बजाओ या दिए लगाओ तो कोविड भाग जाएगा। ऐसी कुछ अनसाइंटिफिक बातें नहीं हो रही थी, और बहुत ही अच्छी तरह से इनफैक्ट धारावी पैटर्न करके तो पूरे जग भर में उनको दे वर अप्रिशिएटेड। तो ये सब बातें जो बोलना, क्रिटिसाइज करना हर वक्त कि कौन किधर बाहर आया नहीं आया था, ये सब बहुत ही गलत बातें हैं। तो ये मैं बोलना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू से दैट। ठीक है सुनैना जी, लौटूंगी आपके पास। बृजमोहन जी, भ्रष्टाचार का यहाँ पे आरोप लग रहा है, कहा जा रहा है कि महायुति में भी तो सीट बंटवारे को लेकर अभी पेंच फंसा हुआ है, वो लिस्ट क्यों नहीं आ पा रही है, ये आरोप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, पूछा जा रहा है ये सवाल। करिश्मा जी देखिए, मैं आपको इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, महायुति में टिकट को लेकर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं है। और हमारे यहाँ पर हम लोगों ने तीनों दलों के नेताओं ने पहले दिन से ये मंशा रखी है कि हम विनेबिलिटी पे ध्यान दें, हम इस बात पे ध्यान दें कि कौन उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। इसमें हम लोगों ने इस बात का ध्यान ही नहीं रखा कि वो व्यक्ति किस दल का है, क्योंकि संख्या के ऊपर हम लोग नहीं जा रहे। आज भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हम लोगों से ज्यादा है, शिवसेना और एनसीपी से। उसके बावजूद भी शिवसेना के आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब हम लोगों के मुख्यमंत्री हैं। हम लोगों के बीच में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और जहां तक बात उम्मीदवारों के लिस्ट जारी करने की, ये आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि बिल्कुल आसानी से बगैर किसी विवाद के
वो लिस्ट देश के सामने होगी। लेकिन आप वहीं देखिए कि नहीं, आज आदरणीय सवाल ये संजय है राउत ब्रिजमोहन जी की इतना वक्त क्यों लग रहा है, क्योंकि 20 तारीख को देखिए चुनाव है और 23 को फिर नतीजे, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? नहीं, हमारे यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल अंतिम चरण में, बल्कि मैं कहूंगा कि हमारे यहाँ पर इस पे सारे फैसले हो चुके हैं, जिसको हमारी लीडरशिप अपने मतदाताओं के लिए सामने लेकर आएगी। बहुत जल्दी ये फैसला होने वाला है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। लेकिन आज जब आदरणीय संजय राउत साहब का बयान आया, उससे क्या आवाज आ रही है? उससे आवाज ये आ रही है कि महाविकास अघाड़ी में अभी भी कहीं ना कहीं आपसी द्वंद्व है, उनके आपस में कहीं ना कहीं सीटों को लेकर उन लोगों में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है। इसलिए तो आदरणीय संजय राउत साहब को खुल के अपनी बात कहना पड़ी। और हम जो कहते हैं कि आदरणीय संजय राउत साहब दिन में कम से कम 3 बार अपना वक्तव्य जारी किया करें, क्योंकि बस ये वक्तव्य जारी करते रहे। महाविकास अघाड़ी का जो जिस प्रकार से उसके अंदर की जो नाराजगियां हैं, अंदर की आपसी जो तनाव है, आपसी जो एक दूसरे में जो टसल चल रही है लोगों की, वो जनता के सामने आती रहेगी। और मुझे लगता है और किसी को इनके खिलाफ प्रचार करने की जरूरत ही नहीं है। आदरणीय संजय राउत साहब खुद ही महाविकास अघाड़ी के लिए अपने आप में पूरी तौर से पूर्णतः जिम्मेदार आदमी है, वो पूरा अपना काम कर रहे हैं। जहां तक बात महायुति की है, तो मैं फिर एक बार स्पष्ट कर दूं, महायुति में उम्मीदवारों को लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी ना तो संशय है, ना किसी प्रकार का विवाद है। हमारे तीनों पार्टियों के नेताओं ने बैठकर सबसे पहले फैसला यही लिया था, हम उन उम्मीदवारों पे फोकस करेंगे, हम उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट देंगे जो चुनाव जीत सकते हैं, चाहे वो तीनों में से किसी भी दल के क्यों ना हो। तो इस बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने अपनी तैयारी की है, वो उसकी जानकारी भी आने वाले 2-3 दिन में देश के सामने होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी वो लिस्ट आ जाएगी। नसीर हुसैन साहब, कहा यह जा रहा है कि दल तो मिल गए हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि दिल मिल गए हैं, दल नहीं मिल रहे हैं। सावंत तानाजी जी अच्छा, मतलब दिल मिल गए हैं लेकिन दल नहीं मिल रहे हैं। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको तानाजी सावंत का नाम सुना होगा। अभी हमारे एनसीपी के वक्ता बैठे हैं, ये बताएंगे तानाजी सावंत ने क्या बोला था अजीत पवार जी के लिए। कुछ याद है? उन्होंने कहा था, मुझे उल्टी आती है इनके साथ कैबिनेट में बैठने के लिए। ऐसी लफ्जों से नवाजा गया, और उनके साथ अगर ये सरकार में है तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। इनकी कौन सी दिल मिल गई है? तमाम लोग सुबह से शाम अजीत पवार साहब को गालियां देते हो और उनके साथ आप मन शेयर करते हो। आपकी कौन सी ये सरकार है, मैं समझ नहीं पाता हूं। आपके ही बाबा सिद्दीकी साहब, जो आपके ही पार्टी के, दिन दहाड़े उन्हें हत्या कर दी जाती है, मगर आप लोग कहां हैं? कौन सी सुरक्षा महाराष्ट्र के लोगों का दे रहे हैं? तो महाराष्ट्र के लोग देख रहे हैं ना, जिस सरकार में एकनाथ शिंदे साहब थे, पालक मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, उद्धव ठाकरे के बाद सेकंड नंबर के थे, उस सरकार को ये गालियां दे रहे हैं। उस सरकार में एकनाथ शिंदे साहब सरकार चला रहे थे। उस समय कोविड काल था, आपको पता है। उस कोरोना काल में जो बेहतरीन काम एमबीए ने किया, दुनिया ने उसकी तारीफ की, खुद प्रधानमंत्री ने तारीफ की, यूनाइटेड नेशन ने तारीफ की। सब लोगों ने कहा कि महाराष्ट्र में कोविड में बेहतरीन काम हुआ, कोई करप्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। एलिगेशन आप तमाम पर आपकी एलिगेशन सामने है, क्योंकि 3600 करोड़ का छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिर गया। वो 3600 करोड़ कौन देगा? ये सवाल आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। वो किसके वजह से गिरा? क्यों इतनी करप्शन हुई? कौन सी चीज आज वहां पे करप्शन खाई जा रही है? मैंने कहा ना, चंदा दो धंधा पाओ का ये जो धंधा चल रहा है, महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है। आप बोलते कांग्रेस को मिटा देना चाहिए, कांग्रेस मिट नहीं सकती है। एक आपको इमरजेंसी में ले चलिए, इमरजेंसी के दौर में बाला साहब ठाकरे ने किसका सपोर्ट किया? इसी कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं, ना कि शिवसेना, ये बीजेपी क्या सपोर्ट करते हैं। वो जिसके साथ थे, इंदिरा गांधी के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे। तो कांग्रेस को खत्म करने की बात ही सोचना गलत है, क्योंकि 2024 में भारतीय जनता पार्टी उनके एसोसिएट को खत्म कर दिया, महाराष्ट्र की आवाम ने खत्म कर दिया, महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें घर बैठा दिया। लोकतंत्र में नसीर हुसैन साहब, लेकिन सवाल फिर ये उठ रहे हैं कि क्या ये कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस भी है, जो हरियाणा इलेक्शन में भी देखा और उसके बाद नतीजे फिर ठीक है उलट के नहीं है। वो एक
राजनीतिक साजिश के तहत जीता हुआ चुनाव, उस मैंडेट को हम मानने को तैयार नहीं है। वो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं हुआ है, जनता के वोटों को पे कब्जा किया गया है, ईवीएम में छेड़छाड़ किया गया है। 90-90% बैटरी चार्ज होगा और वहां पे वो चुनाव जीत जाए, आप बोलेंगे वो चुनाव है? वो कैसे चुनाव? वो महिलाओं के अस्मिता के खिलाफ चुनाव गया, वो अग्निवीर के खिलाफ चुनाव गया, वो किसानों के खिलाफ चुनाव गया, महिला तमाम लोगों के खिलाफ अगर वो चुनाव जाए और फिर भी वो जीत के आ जाए तो ये कैसे मुमकिन है? 10 में से 6 लोग उनके खिलाफ थे, फिर भी वो चुनाव जीत जाए, तो उस मैंडेट को हम मानने को तैयार नहीं है। आप क्यों हरियाणा जा रही है? अभी लोकसभा के इलेक्शन में 2024 का देखिए, महाराष्ट्र के लोगों ने रिजेक्ट किया या नहीं किया? लोगों का इनका वोट शेयर देखिए, कांग्रेस का वोट शेयर देखिए, हमारे अलायंस पार्टनर का वोट शेयर देखिए, तब आपको अंदाजा होगा कि महाराष्ट्र के लोग क्या चाहते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को गद्दारी पसंद नहीं है। जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई, साजिश रची गई, पार्टियां तोड़ के लोग सत्ता में आए और अपने चहीते को टेंडर दे रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। पूरे अडानी से आपने महाराष्ट्र के एफएसआई को बेच दिया, क्या महाराष्ट्र के लोग बर्दाश्त करेंगे? धरा भी बेच दिया, क्या महाराष्ट्र के लोग बर्दाश्त करेंगे? महाराष्ट्र का बिजनेस गुजरात चला गया, क्या महाराष्ट्र के लोग बर्दाश्त कर? नहीं हो सकता है। जनता बैठी है इन्हें रिजेक्ट करने के लिए। 20 तारीख तक का वक्त है, 20 तारीख के बाद इनका नामो निशान नहीं रहेगा। एक सूरज उगेगा जिसमें तमाम हमारे अलायंस पार्टनर होंगे। अजय पाठक जी, आपके पूरे सवालों का मैं काउंटर लेना चाहूंगी। अजय पाठक जी कुछ कहना चाहते हैं? जी अजय पाठक जी। देखिए, ये भ्रष्टाचारी लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें यहाँ साफ आकर के कर रहे हैं। ये जो इस देश की जनता ने कांग्रेस को 99 सीटें दे दिया था, उसका घमंड राहुल गांधी और कांग्रेस को इतना हो गया था कि हम सत्ता में हैं और एनडीए विपक्ष में है। इसी घमंड को हरियाणा के जवान, किसान और पहलवान उठा के पटक करके घर में बैठा दिए। ये जो जगह जगह ये लोग ये माहौल इनका कहना है कि हरियाणा में जो हुआ, हुसैन साहब का कहना है पाठक जी कि वो एक साजिशन था, और जो सत्ता में है वो विपक्ष में आ गया है जी। जो सत्ता में है वो विपक्ष में आ गया है। इसीलिए हरियाणा के जवान, किसान, पहलवान ने इनके घमंड को चकनाचूर कर दिया और वही चीज हरियाणा की जनता करने जा रही है। महाराष्ट्र की जनता करने जा रही है। महाराष्ट्र की जनता ने जो 13 सीटें गलती से, जो बीच में मत बोलिए, महाराष्ट्र की जनता ने जो 13 सीटें गलती से कांग्रेस को दे दिया, कांग्रेस उसी घमंड में चूर है और इसीलिए कांग्रेस के घमंड को इस महाराष्ट्र की जनता चकनाचूर करने जा रही है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ पिछली जो 2.5 साल की इनकी सरकार चली, इनका गृह मंत्री कहता था कमिश्नर से मुंबई के कि 100 करोड़ रुपया महीना लेकर के आओ तब कमिश्नर रह सकते हो। ये वसूली की सरकारें हैं, ये वसूली करने वाले लोग हैं। इसीलिए 1.5 साल इनका गृह मंत्री जेल में मंत्री जेल में इसलिए रह के आया तत्कालीन गृह मंत्री की वो 100 करोड़ रुपए की वसूली मांग रहा था। इनके समय में एंटीनिया कांड हुआ, ये बाबा की बात कर रहे हैं। उस हंसुक मांडविया का क्या हाल हुआ? जैसे पता चला उसको इनकी सरकार ने पता नहीं क्या करवा दिया, कहाँ गायब हो गया, आज तक उसकी लाश तक नहीं मिली, तो कहाँ चला गया? उसकी स्कॉर्पियो में बैठ करके ये लोग काम कर रहे थे। ये लोग तीनों पार्टियां मिलकर के कहा जा रहा है कि हरियाणा की जीत कांग्रेस कह रही है एक राजनीतिक षड्यंत्र था। महाराष्ट्र में जो लोकसभा चुनाव के नतीजे, इससे पूरी चीजें स्पष्ट हो गई, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, ऐसा कहना है हुसैन साहब का। क्या जवाब देंगे? देखिए, भाई नसीर भाई ने जो कहा अभी, उससे एक संदेश बिल्कुल साफ जा रहा है कि मतदान के पहले ही इन्होंने पराजय को स्वीकार कर लिया है। जिस प्रकार से हरियाणा के चुनाव के परिणाम को इन्होंने कहा हम नहीं मानते, हम उसे नजरअंदाज करते हैं, यही अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है कि इन लोगों को, महाविकास अघाड़ी को इस बात का विश्वास ही नहीं है कि वो इस चुनाव को जीतने वाले हैं। हरियाणा का जो चुनाव है उसमें आज भी कांग्रेस अपनी उन गलतियों पे विचार करने को तैयार नहीं है। आज भी वो ईवीएम को दोषी ठहरा रहा है। वो ये बताने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जो 31 अपने विधायकों को टिकट दिए थे उसमें से कितने लोग जीते। थोड़ा पूछिए इनसे। अपने साथ के जो आप पार्टी जिसके साथ ये महाविकास अघाड़ी
अपनी ये कहती है कि हम INDIA के साथी हैं। आप पार्टी के एक दावे को जिसपे वो लोग अपने साथ वो चाहते थे कि कुछ विधानसभा की सीटों पर वो चुनाव लड़े, उसको किस प्रकार से इन्होंने नकारा और उसके नकारने के कारण किस तरह से वहां पर इनकी 5 सीटें कम हो गई। ये गलतियां इनकी है। और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से वहां पर ये मान के चल रही थी कि हमारे लिए चुनाव कठिन है और यहाँ हमको बहुत ही गंभीरता के साथ उस हर पहलू के ऊपर ध्यान देते हुए चुनाव लड़ना पड़ेगा जो हमारी जीत के लिए जरूरी है। वहीं कांग्रेस का जो चुनाव लड़ने का तरीका था वो ये था, वो तो ये मान के चल रहे थे कि हम तो जीत चुके हैं और हमको तो सरकार बस बनाना है, इसलिए हमको अपने किसी भी साथी गठबंधन के किसी भी साथी के साथ किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं करना। ये जो इनका अहंकार है, इनकी जो रणनीति है, उसका परिणाम है जिसके कारण वहां पर ये चुनाव हारे। ईवीएम को दोष देना बहुत आसान है, लेकिन आज तक ये इस बात को सिर्फ एक मुद्दा उठा रहे हैं, बैटरी, उसका भी बहुत स्पष्ट जानकारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है, लेकिन उसके बावजूद भी उसी बात का गाना गाने का सीधा मतलब यह है कि इनको पूरा विश्वास है कि ये चुनाव नहीं जीत रहे। दूसरी बात जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, आज तक ये नहीं बता पा रहे कि ये प्रदेश के लिए क्या योजना लेकर आएंगे, इनका चुनाव लड़ने का कार्यक्रम क्या है। अभी भी ये लोग आपसी द्वंद्व में उलझे हुए हैं, आज भी सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद कर रहे हैं। संजय राउत साहब खुल के प्रेस में आके इस पूरी बात के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए कि अगर जहां एक तरफ इन लोगों को ये बताना चाहिए कि हम एकजुट है, हम लोग एकता के साथ काम कर रहे हैं, वहां ये अपने आपसी अंदर की जो बातें होती हैं उसको प्रेस में लेके आ जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि महाविकास आघाड़ी पूरी तौर से महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर भ्रम में है और इनके पास चुनाव लड़ने की ना तो कोई रणनीति है, ना ये चुनाव के प्रति गंभीर है। ठीक है नसीर हुसैन साहब, सुनैना जी मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन पहले नसीर हुसैन साहब आप कुछ दिखा भी रहे थे, लेकिन सवाल ये है कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आप क्या योजनाएं लेकर आ रही हैं, मैनिफेस्टो में क्या है, इन पर बात नहीं हो रही है। बस सवाल ये हो रहा है कि आखिर पिछली सरकार ने आखिर कहां कमियां थी, भ्रष्टाचार किया, ये क्या आप अपनी उपलब्धियां गिनाएं, इसके साथ साथ क्या कांग्रेस क्या बिना बैसाखी के चल नहीं सकती है, कांग्रेस का क्या अस्तित्व है। नसीर हुसैन साहब, अभी पाठक जी ने कहा कि उस समय किस तरह रिलायंस के ऊपर, अंबानी के ऊपर अटैक का कुछ ऐसा इन्होंने मुद्दा निकाला। उस समय एमबीए के सरकार को जिस तरह से बदनाम करने की साजिश रची गई, चाहे वो सुशांत सिंह का मामला हो या दूसरा मामला हो, देवेंद्र फडणवीस ने किस तरह की साजिश रची। उनका चहीता पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र से भाग जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है, वो सामने नहीं आता है। उनका चहीता ऑफिसर वो सरकार गिराने की साजिश रचता है, जिसकी अनिल देशमुख ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करा है। उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है, आपके पास कुछ एविडेंस है तो मुझे दिखाओ। पर उन्होंने एविडेंस दिया, किस तरह से एफिडेविट लाया गया उस पे साइन कराने के लिए कि सरकार को गिराओ और अनिल देशमुख को बुला के वापस विधायक तोड़ के लाओ, उसको मंत्री बनाऊंगा। ये देवेंद्र फडणवीस ने किया और पूरे महाराष्ट्र को बात रखेंगे तो बेहतर होगा। सुनैना मल्होत्रा जी, आप सबसे पहले आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। सवाल यही है कि आखिर महायुति हो चाहे महाविकास अघाड़ी हो, आप सीट शेयरिंग को लेकर फिलहाल ये बात चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि मैनिफेस्टो में आप लोग क्या लेकर आएंगे। महाराष्ट्र की जनता जो है वो क्या कमियां देखेंगी सत्ता पक्ष की? कुछ मैनिफेस्टो में भी तो होना चाहिए, कुछ घोषणाएं भी तो होनी चाहिए, योजनाएं भी तो होनी चाहिए। किस तरीके से महाराष्ट्र के विकास के लिए काम किया जाएगा, इस पे क्या कभी बात हो रही है? डेफिनेटली द मैनिफेस्टो विल बी सून बी रिलीज, बट डेफिनेटली इसके ऊपर तो बात ही चल रही है। जैसे हमारे पवार साहब है, सुप्रिया सुले ताई जी है, जो लोकसभा में राज्यसभा में बैठे हुए हैं, वो तो हमेशा बात ही कर रहे हैं कि जो कमियां थी वही हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पवार साहब है, पवार साहब तो फार्मर्स के लिए तो बहुत उन्होंने काम किया हुआ है। तो फार्मर्स के लिए जो उनका, जैसे फार्मर्स को कितनी सारी चीजें नहीं मिली, इतने सब सुसाइड जो हो रहे हैं, वो सब चीजों को हल करने के लिए, जैसे उनको हमी भाव मिलना चाहिए, सोयाबीन को हमी भाव मिलना चाहिए, जो अनियन एक्सपोर्ट की बात हो रही थी वो सब चीजों को हल करना चाहिए। तो उनके जो बीमा की जो प्रश्न थे वो हल करे, उनके के ऊपर जो बड़े बड़े लोन पड़े हुए हैं, कर्जबाजारी जो हुए हैं, उसके लिए कुछ ये करे। प्लस महिलाओं के लिए फ्री फीस देने के बजाय में महिलाओं के लिए, युवकों को कुछ उनका बेरोजगार हटाने के लिए काम किया जाए। ये सब बातें तो डेफिनेटली हमारी सरकार तो डेफिनेटली इन सब बातों में करेगी,
बिकॉज हम जो महाविकास आघाड़ी है वो डेफिनेटली लोगों के मूलभूत प्रश्न के ऊपर ही हमेशा ध्यान दिया है। पर फिर इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस सीट को लेकर संतुष्ट नहीं है। संजय राउत आकर ये बयान देते हैं और फिर कहते हैं कि आप केंद्र में जाके बात करनी पड़ेगी। ये तो छोटी छोटी बातें होती रहती है, बट एट द सेम टाइम आप सब लोग ने देखा, तो हम भी उसमें पार्ट थे, लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ वहां सब लोग ने महाविकास आघाड़ी सब घटक पक्ष ने साथ में मिलकर कैसे जोरदार तैयारी के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। महाराष्ट्र में तो बहुत ही देखा गया, मैंने खुद ने वर्षा गायकवाड़ के प्रति हम लोग ने वी वर इन द कैंपेन ऑफ वर्षा गायकवाड़ जी, तो हम लोग ने किसी ने ये नहीं सोचा कि वो कांग्रेस के हैं और हम एनसीपी के हैं, हमें एनसीपी पे हमें सीट नहीं है, जो उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना है, सब लोग ने साथ मिलके एज अ महाविकास आघाड़ी उन्होंने हमेशा लड़त दी है। और दिस वाज वेरी मच एविडेंट दिस टाइम इन द इलेक्शंस, ये बहुत अच्छी तरह से दिखाई दिया कि मुद्दा ये था कि बस 400 पार नहीं होने देना है, बस यही था। और अभी भी महाराष्ट्र को बचाना है। हम हमेशा मराठी में बोलते आए हैं कि कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र आमचा, कहाँ गया है महाराष्ट्र का वैभव वापस लाना है, महाराष्ट्र को अच्छी जगह पे लाना है, महाराष्ट्र के जो युवक है उनको काम देना है, जो भी चीजें यहाँ से गुजरात जाती है, बाहर निकल जाती है, अरे महाराष्ट्र में ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये कभी सोचा भी नहीं था कि नासिक वगैरह ऐसी जगह पर ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये ऐसे कैसे महाराष्ट्र महिलाएं सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये हाल महाराष्ट्र का कभी नहीं था। और नाउ हमें वो सब वैभव महाराष्ट्र को लाना है वापस, महाराष्ट्र को एक अच्छा स्तर देना है, और इसके लिए हम सब लोग साथ में मिलकर झटेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। हमारे पवार साहब ने भी बोला था कि यहाँ पे एक किसी का चेहरा नहीं है, महाविकास आघाड़ी यही एक चेहरा है। ठीक है, तो हम लोग उसी पे चलते हैं। बृजमोहन जी, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसे लेकर विपक्षी दल जो है वो बार बार सरकार को घेर रही है कि आखिर हत्याकांड ऐसे हो जाता है, एक साजिश रची जाती है। आपको लगता है ये जो मुद्दा है वो इसको भुनाने की पूरी कोशिश होगी और जनता पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, मैं बात इसको बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, एक आम नागरिक की सुरक्षा और किसी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ हुई घटना, इन दोनों को एक ढंग से नहीं देखा जा सकता। महाराष्ट्र में आज भी 2022 के मुकाबले 2023 में 38% अपराधों में कमी आई है। ये भारत सरकार का जो डेटा सेंटर है एनसीआरबी, उसने अभी आज से करीब 1 महीने पहले वो आंकड़े जारी किए। तो सबसे पहले तो ये हमको देखना होगा कि जो एक पूरे महाराष्ट्र में अपराधों में कमी आई है। अब जहां तक बात हमारे पार्टी के नेता स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी साहब की है, निश्चित रूप से ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी और इसका हम लोगों को अफसोस भी है और हमने एक बेहतर अपनी पार्टी के एक अच्छे युवा नेता को खोया है, इसका हमको दुख भी है। लेकिन आप ये देखिए कि जैसे ही घटना घटती है, नहीं घटनी चाहिए थी, किसी महाराष्ट्र के किसी भी व्यक्ति की हत्या नहीं होना चाहिए, इसको हम लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कभी कोई घटना घट गई है तो उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की है, आप देखिए कि तत्काल 2 लोगों को पकड़ लिया गया, साथ ही साथ उसके बाद तीसरे अपराधी को भी पकड़ा गया है और लगातार इस मामले में उन सारी चीजों की खोज खबर ली जा रही है जिनके कारण ये घटना घटी है। मैं आपसे फिर एक बात कहना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता से कहना चाहता हूं, इस मामले में जो भी अपराधी हैं, जो भी इससे जुड़े हुए लोग हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। यदि उसमें कहीं पुलिस की भी कोई गलती हुई है तो हम पुलिस के खिलाफ भी, पुलिस के उन अधिकारी और उन कर्मचारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। इसकी जानकारी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने दी है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती को स्वीकार नहीं करेंगे। और महाराष्ट्र में जहां तक सुरक्षा की बात है, आम आदमी सुरक्षित है। मुंबई के अंदर इस घटना के उपरांत भी कोई ऐसी दूसरी घटना नहीं घटी है जिसको कि हम इससे जोड़ के ये कहें कि महाराष्ट्र में अव्यवस्था या महाराष्ट्र में सुरक्षा की मापदंड पूरे नहीं किए जा रहे। मैं इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। चलिए ठीक है, सुरक्षा का क्योंकि मुद्दा उठाया था सुनैना जी ने, तो मुझे लगा कि ये सवाल आपसे पूछना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाह रहा था भाई, नसीर जी ने कहा कि तानाजी ने आदरणीय अजीत पवार के खिलाफ कोई बात कही थी। ये उन्होंने कहा जरूर था, लेकिन ना तो वो हमारी पार्टी के नेता हैं, ना ही वो हमारी पार्टी के सदस्य हैं।
हम लोगों ने ये जानकारी आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब को दी थी, और आप देखिए कि उसके बाद से तानाजी ने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसपे कि हम लोग उंगली उठाएं या जिसपे हम अपनी नाराजगी व्यक्त करें। तानाजी ने बोला था, उसको हम लोगों ने अंदर बैठ के अपने सुलझा लिया है। हमारे पास आपसी विवाद करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही मुद्दा है, महाराष्ट्र का विकास और महाराष्ट्र में महायुति की फिर से सरकार बनाना। हम लोग सिर्फ इसी उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं। ठीक है, हम अपने मुद्दे पर स्टिक रहे तो बेहतर होगा अभी, क्योंकि हम बात यहाँ पे सीट शेयरिंग को लेकर करें। नसीर हुसैन साहब, आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अगर हम अलग अलग राज्यों की भी बात करें, नसीर हुसैन साहब, कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में भी दिल्ली में समन्वय नहीं बन पाया। अब हरियाणा में भी हमने देखा कि क्या हुआ। महाराष्ट्र में आपको लगता है, क्योंकि अभी तक जो ये खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से संजय राउत के बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस अभी भी अपने अस्तित्व को ढूंढती हुई दिखाई दे रही है? नहीं, संजय राउत साहब ने ऐसा क्या कह दिया है कि जो आप उसे इश्यू बना रही है? संजय राउत साहब ने सिर्फ यही कहा है कि मैं दिल्ली के नेताओं से बात करूंगा। ये तो नहीं कहा है कि मैं दूसरे पार्टी से बात करूंगा। हमारे ही लीडरशिप से बात करने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की ही लीडरशिप से बात करने की बात कर रहे हैं। अलायंस हमारा यहाँ अटूट है। मैंने कहा ना, ये 5 साल में एक चुनाव आता है, चुनाव लड़ने वालों की तादाद ज्यादा होती है, थोड़ी बहुत खिंचाखिंची होगी क्योंकि सीटें कम है, मांगने वाले ज्यादा है, तो वहां पे थोड़ी बहुत हो रहेगी, पर सीटों का कोई बात नहीं। आज सीट मायने नहीं है, आज महाराष्ट्र बचाना बहुत मायने, क्योंकि इन्होंने कहा कि यहाँ क्राइम नहीं। सांगली में देखिए दंगा होता है, भिवंडी में दंगा होता है, मीरा रोड में दंगा होता है। महिलाओं को देखिए, बदलापुर में जैसा हुआ, नवी मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ, कौन लोग सुरक्षित है? तमाम जगह तो क्राइम ही क्राइम है। आप बोलते हैं यहाँ आम लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो ये कौन थे बदलापुर में, कौन थे नवी मुंबई में, कौन थे पुणे में, कौन थे सांगली में, कौन थे मीरा रोड में, कौन थे भिवंडी में, कौन थे? ये सारे लोग का जो 92 में क्राइम खत्म हो गया था, वो क्राइम कैसे वापिस आ गया? ये सोचना पड़ेगा कि आम लोगों की जान आज सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार अपने चरम पे। मैं कहा, आपने कहा हमारे मैनिफेस्टो में क्या आएगा? हमारे मैनिफेस्टो में यही पहला आएगा कि हम क्राइम फ्री स्टेट बनाएंगे। जो अमरावती, विदर्भ और मराठवाड़ा में किसान सुसाइड कर रहे हैं, आंकड़ा देखिए सुसाइडों का, तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। कितने वहां पे सुसाइड हो रहे हैं, लोगों की हालात बद से बदतर है। उन किसानों की जिंदगी बदलना हमारे मैनिफेस्टो में होगा, नौजवानों की रोजगार हमारे मैनिफेस्टो में होगा, यहाँ पे जो कंपनियां वापस गई उन्हें वापस लाना हमारे मैनिफेस्टो में होगा। ये सारे चीज महाराष्ट्र के मुस्तकबिल के लिए हम काम कर रहे हैं। हम अपनी सीटों के लिए काम नहीं करेंगे। महाविकास अघाड़ी अगर काम कर रही है तो महाराष्ट्र की आवाम के लिए काम करेगी, महाराष्ट्र की सभ्यता को बचाने के लिए काम करेगी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ, उस अपमान का बदला लेने का काम करेगी। हम काम करेंगे तो महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम करेंगे। तो हमें इनमें सोच में फर्क है। इन्होंने चंदा दो धंधा पाओ का जो धंधा किया है उसे हम बंद करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे, ये योजना है। तो ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, फाइलों में गांव के रंग गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये बातें किताबी है। ये बातें किताबी कर रहे हैं कि आंकड़े कि हमारे डाटा भारत सरकार के कुछ हैं, उनके कुछ है, ये नहीं है। किताबों में आप आंकड़े कुछ भी दिखाओ, जमीन पे आप देखिए तो महिलाओं की सुरक्षा नहीं है। मैंने कहा, नवी मुंबई में आपने कई बच्चों के साथ हादसा हुआ, बदलापुर में हुआ है, सांगली में हुआ है, पुणे में ऐसे तमाम जगह आपको मिलेंगे जो महाराष्ट्र के लोगों के आंखों में आंसू डालते, उनके रोंगटे खड़े करते। जो महाराष्ट्र में नहीं होता था वो होने लगा। तो उसको क्राइम फ्री बना, महिलाओं को इज्जत देना, उनकी अस्मिताओं की रक्षा करना, क्योंकि इन्होंने मणिपुर में महिलाओं की जान नहीं बचाई, उनकी इज्जत की रक्षा नहीं की है। तो लोग, महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है किस तरह से लोगों के साथ यहाँ हो रहा है, तो महाराष्ट्र के लोग बैठे हैं इनसे बदला लेने के लिए। और आज इन्होंने कहा संभाजी ताने के बारे में कि उन्होंने अंदर बैठ के मामला सुलझा लिया। अरे उन्होंने ऑन कैमरा बोला है कि मुझे उल्टी आती है। उन्होंने कौन सी माफी मांगी आपके अजीत पवार साहब से, ये मैं जानना चाहता हूँ। एनसीपी से कौन सी माफी? और एक उन्होंने राम कदम साहब ने भी बोला है, उनके बारे में बोल दी। तो ऐसा नहीं है। पवार साहब की इज्जत आज क्या है, मेरे दोस्त अब जानते हैं ब्रिजमोहन जी की क्या स्थिति है वहां पे। इन्हें भी मालूम है, ये भी कुछ बोल नहीं पा रहे, पार्टी के लाइन है, बंधे पड़े हैं, मगर इन्हें भी मालूम है, उस दर्द का एहसास इन्हें भी होगा कि किस तरह से उन्हें बदनाम किया गया, कैसे इंसल्ट किया गया। जिस अजीत पवार को प्रधानमंत्री चिक्की पिसम, देवेंद्र फडणवीस चिक्कम पिसम, वो आज कैबिनेट में बैठाते, कैसी कैसी बातों से नवाजा है अजीत पवार जी को, तो आप भी जानते हैं।
आपकी मजबूरी है कि आप ठीक उनको है, कुछ कह नहीं ठीक पा है। रहे हैं। ब्रिजमोहन जी, आप मेरे जी बिल्कुल, साथ पाठक जी में- आप आऊंगी। मेरे साथ काम कर रहे थे। बिल्कुल, क्विक कमेंट चाहूंगी मैं, बिल्कुल। बीजेपी पे हमला बोला। आज नसीर कहाँ भाई है? सारी आप सब के काम कर लोगों लेंगे, को जिस तरह से मुझे पूरा विश्वास है। सुन लीजिए, बस एक काम नहीं कर पाएंगे, आदरणीय संजय राउत को चुप नहीं करा सुन लीजिए पाएंगे। ना सर, फिर आप बोल सर आप आदरणीय संजय राउत साहब जितना ये लोग कहते हैं पूरे के पूरे उसके ऊपर ये पलीता लगा देते हैं। एक एक करके अपनी बात रखे, एक एक करके अपनी बात रखे, ठीक है, ठीक है हुसैन साहब, एक एक करके अपनी बात रखे। यहाँ भगदड़ मची हुई है। गणेश नायक आपका मजबूत नेता आज भागने के कगार पे, आज ने तमाम चैनलों में चल रहा है कि गणेश नायक एंड फैमिली दूसरे आपके तुतारी आपके साथ ही हमारे मल्होत्रा की पार्टी में आने वाली है, उद्धव ठाकरे साथ। तो आपके बीजेपी के लोग भाग रहे हैं, भगदड़ मची, क्योंकि जीत आपके सामने नहीं है, हार आपके सामने है। आपने फिर बोला हरियाणा की बात, सुन लीजिए पूरी बात, पाठक जी पूरी बात सुन लीजिए, आप फिर बोल लीजिएगा। मुझे जवाब देने दीजिए। आप बीच में बोलेंगे तो नहीं, फिर आप हुसैन बीच साहब, में मैं आपके बोलता रहूंगा, मतलब आप बोल रहे हो। आपने 15 हरियाणा मिनट की से बात आप की, बोल रहे हो, बोल रहे हो, हरियाणा बीच में के बोल रहे हो। हुसैन साहब काउंटर, 15 आपको मैंने मिनट मौका दिया, आप हुसैन बोल साहब रहे हो, काउंटर आप जवाब बोल ले रहे हो। लीजिए, मैं आपके पास आऊंगी। जी पाठक जी जल्दी से अपनी बात रखे, क्विक। जल्दी से नहीं, उनको तो 15 मिनट आपने दिया, मुझे बोल रहे हैं जल्दी से बोलिए। पाठक जी ठीक है, आप वो अपनी 15 बात मिनट रखें। चुनावी भाषण कर रहे हैं। पाठक जी अपनी बात रखें। जी देखिए, नासिर हुसैन और उनकी पार्टी भ्रष्टाचार की बात जब करती है तो इस देश की जनता और महाराष्ट्र की जनता हंसती है कि ये भ्रष्टाचारी जो जीवन भर भ्रष्टाचारी किए, जो भ्रष्टाचार के जनक है, जीप घोटाले से लेकर के और कफन घोटाले तक, जिन लोगों ने सिर्फ घोटालों की सरकारें चलाई, जहां जहां इनकी सरकार है, जो मैनिफेस्टो इन्होंने ना कर्नाटक में महिलाओं को 10 रुपया दे पा रहे हैं, जो खटाखट करके आए थे ना हिमाचल में दे पा रहे हैं। हिमाचल में इनका मुख्यमंत्री बोलता है कि जो प्रियंका और राहुल ने वादे करके गए, हम उसको पूरा करने की हैसियत में नहीं है, हम उसको पूरा नहीं कर सकते, हमारे पास कोई बजट ही नहीं है। मध्य प्रदेश में संकल्प लेकर के इन्होंने कसम खाया कि हम गंगा जल लेकर के कसम खा रहे हैं कि हमारी सरकार में पहली कैबिनेट में किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 15 महीने की सरकार चली, 1 रुपया किसी का माफ नहीं कर पाए। ये लोग भ्रष्टाचारी लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। इस महाराष्ट्र की जनता उसी हरियाणा की जनता की तरह इनको जवाब देगी और इनके झूठे वादे कर्नाटक में पूछिए कि कर्नाटक की सरकार ने मना कर दिया कि जो वादे किए थे हमारे पास बजट ही नहीं है देने के लिए। कौन सा वादा हमने पूरा नहीं किया? 6 महीना तक कर्मचारियों को हमने जो वादा किया उसे मुकम्मल किया, कौन सा वादा वही बीच में फिर आप बताइए तो। बीच में मत बोलिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, आपके बीच में मैं नहीं बोला, बीच में मत बोलिए ना। एक एक करके अपनी बात रखें। जी पाठक जी मुंबई का सवाल है, मुंबई को क्राइम कैपिटल बनाने वाली कांग्रेस की सरकार आज क्राइम पे बात कर रही है। पूरे मुंबई को बम धमाकों से लेकर के क्राइम कैपिटल तक 2.5 साल की सरकार चली, 163 लोगों की महाराष्ट्र में हत्या हुई, 2 साधुओं को, एक साधु को पाल घर में पीट करके मार दिया गया, इनकी पुलिस वहीं खड़ी थी, उसको आर्डर था कि साधु मारे जा रहे हैं तो मारे जाए, उनको बचाओ मत। उसी तरह से नांदेड़ में एक साधु की हत्या हुई और पूरे महाराष्ट्र में इनकी 163 लोगों की हत्या हुई 2.5 साल के अंदर। उसपे इनका कोई जवाब नहीं है, ना नहीं है। कुछ कफन चोर यहाँ आकर के बताएंगे कि भ्रष्टाचार की बात करेंगे। 2.5 साल तक जब तक गवर्नमेंट में रहे, जो लोग मर गए कारपोरेशन में कफन की चोरी किया, खिचड़ी की चोरी करने वाले, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में इनकी 2.5 साल की सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली की सरकार रही। ठीक है पाठक जी, जनता यहाँ पे सिर्फ चाहती है महाराष्ट्र के विकास को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता ही रहेगा। ब्रिजमोहन जी आप यहाँ पे कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत मेरे को अब क्विक रिएक्शन, समय की भी कमी है सर, मुझे क्विक रिएक्शन लेना है और जो मुद्दा है हमारा वो यही है सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। तो हम अगर इस टॉपिक पे स्टिक रहे तो बेहतर होगा। जी ब्रिजमोहन जी। देखिए, सीट बंटवारे के लेकर महायुति में मैंने पहले भी कहा, मैं फिर से उसी बात को कहना चाहता हूँ, महायुति में सीट बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। हम सब लोगों ने एक ही मुद्दा अपने सामने रखा है, हम उन प्रत्याशियों को उन अपने पार्टी के साथियों को मौका दें जो चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि हमें महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनानी है। तो सरकार बनाने के लिए हमारे पास वो उम्मीदवार होने चाहिए जो जनता में लोकप्रिय हो और जनता जिनको समर्थन देना चाहती हो। ऐसे उम्मीदवारों को लेकर महायुति मतदाताओं के बीच में जाएगी और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे उम्मीदवार
इस कसौटी पर पूरी तौर से खरे उतरेंगे और महाराष्ट्र का मतदाता हमारे उम्मीदवारों को वोट देकर उनको विजयी बनाएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता को विश्वास है कि जो कार्यक्रम हम लोगों के पास है, जो वायदे हम लोगों ने पूरे किए हैं और जो योजनाएं हमारे पास आने वाले 5 सालों के लिए है, उससे बेहतर योजनाएं ना तो महायुति के, ना तो महाविकास आघाड़ी के पास है और ना ही पिछली सरकार में जब ये लोग रहे हैं, इनके अगर उस पूरे कार्यकलाप को भी देखा जाए तो वहां लगातार इन लोगों ने उन सारे वायदों को पूरी तौर से एक दरकिनार किया है और सरकार चलाने का काम किया है। इसको महाराष्ट्र की जनता ने बहुत करीब से देखा है, इसलिए आने वाले दिनों में ब्रिजमोहन जी, लेकिन एक सवाल ये है, क्योंकि बीजेपी देखिए हमेशा एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी जानी जाती है। चुनाव से ठीक पहले चुनाव से बीजेपी पहले कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करती है, तो कुछ महाराष्ट्र में भी ऐसा देखने को मिल सकता है? देखिए, एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही नहीं है करिश्मा जी। महाराष्ट्र में लगातार हम लोग उन सारे मुद्दों पे काम कर रहे हैं जिस प्रकार से अभी हमारी सरकार ने वहां पर विभिन्न अवसरों पर फैसले लिए हैं और उन फैसलों का जो सकारात्मक परिणाम हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे लाड़की लक्ष्मी योजना, बहुत उसको जिस प्रकार का जन समर्थन हमारी महाराष्ट्र की महिलाओं ने दिया है, जिस प्रकार से महिलाओं ने उस योजना को स्वीकार किया है, ये पूरी तौर से संदेश देता है कि हमारी सरकार की जो योजनाएं या हमारे सरकार के जो फैसले हैं वो जनहित में है और जनता ने उन सारे फैसलों को स्वीकार भी किया है। अब देखिए कि मुंबई में इसके पहले अगर महाराष्ट्र के लोग आते थे तो उनको टोल टैक्स देना पड़ता था। आज महाराष्ट्र का कोई भी व्यक्ति यदि मुंबई में आता है तो उसे किसी प्रकार का कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से हमने अपने बुजुर्गों के लिए योजनाएं लागू की है। हमने वहां पे अपने नौजवान साथी जो कि बेरोजगार है उनके लिए योजनाएं लागू की है। किसानों को हम लोगों ने 7 हार्स पावर तक की छूट दी है और ये छूट अभी नहीं है खाली चुनाव को लेके, आने वाले सालों में भी किसी किसान को 7 हार्स पावर तक किसी प्रकार का कोई भी बिजली का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ऐसी ढेर सारी योजनाएं बिल्कुल। और लेकिन एक आरक्षण का भी मुद्दा काफी उठता रहा है, मराठा बनाम ओबीसी और आदिवासी बनाम धनकर, तो इस विवाद को भी सुलझाना और उस पर संतुलन बनाना, मुझे लगता है कि ये दोनों ही दल का काम यहाँ पे होना चाहिए। नसीर हुसैन साहब, आपसे मेरा सवाल यही है कि एमबीए को लेकर जिस तरीके से हम बात करें सीट बंटवारे, आप कह रहे हैं ऑल इज वेल है, कुछ सीटें हैं जिसका आपने भी जिक्र किया, क्या लगता है कांग्रेस की इसमें कितनी वहां पे हिस्सेदारी रहेगी? कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हमारी बहुत बड़ी भागीदारी है। आप चंद दिनों में कहा 20 तारीख से शाम से पहले हमारे सीट का टोटल सीटों का बंटवारा हो जाएगा, कोई भी पेच फंसा नहीं दिखेगा। और मैंने पहले कहा हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम पे एलिगेशन तमाम लगा सकते, पर हमारे काम को लोगों ने देखा है। टोल अभी इन्होंने कहा टोल आने में नहीं लगता है, पर कितनी जाने में टोल लग रहा है महाराष्ट्र के लोगों ने देखा है ना। नवी मुंबई से पुणे सिर्फ 40 किलोमीटर है, 254 रुपए का टोल है। हिंदुस्तान में पहला ही राज्य होगा जो 40 किलोमीटर के लिए 254 रुपया देना पड़ता। ऐसा कौन सा स्टेट होगा? तो होते ना तमाम जगह पे आप टोल का ये स्टॉल बनाते चले जा रहे हैं, लूटमारी का अड्डा बचा दी और इस पे से बोलने को तैयार नहीं। तो देश के लोगों ने देख लिया है, हम महाराष्ट्र के लोग भी देख रहे हैं। मैंने कहा सीटों में कोई इशू नहीं आने, हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन फिर एक सवाल ये हो जाता है, ठीक है सिंबल से पार्टी अलग हुई है, शिवसेना किसकी है? हर मंच से ये आवाज उठती है कि शिवसेना आखिर किसकी है? आप दोनों ही गुट हैं, वो यही मुद्दा उठा के जनता के बीच जाते हैं। शिवसेना किसकी है? बाला साहब ठाकरे की है, उद्धव ठाकरे की है, सब जानते हैं। महाराष्ट्र के लोगों ने उसकी सर्टिफिकेट दे दी है, अब बोलने की जरूरत नहीं है। सब मैंडेट से बड़ा कोई फैसला नहीं होता है। जनता की वोट सबसे बड़ी अदालत है। जनता की अदालत में हम गए 2024 में लोकसभा के इलेक्शन में, जनता की अदालत ने फैसला कर दिया कौन शरद पवार की असली पार्टी है, कौन नकली एनसीपी है। जनता ने फैसला दे दिया। अजीत पवार साहब को एक सीट पे समेट दिया। बीजेपी वहां से कहां चली गई? आप देखिए सीधे साहब कहां चले गए। और आज आप शरद पवार साहब 10-11 सीट पे जीत के कहां चले गए? कांग्रेस कहां आ गई? तो आप ऐसा नहीं कह सकते। महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट किया वो तमाचा ही तो है। महाराष्ट्र के लोगों ने बता दिया नकली कौन है और असली कौन है। तो खुलेआम कहता हूँ शरद पवार साहब की पार्टी असली एनसीपी है, खुलेआम कहता हूँ संजय राउत साहब की पार्टी असली शिवसेना है, बाकी सब नकली है। और जनता की अदालत में सारे नकलियों का मुकाबला होने वाला है। जनता के लोगों ने मैंडेट दिया है, जनता के लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया है, तो अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। तो जनता की अदालत ठीक है, सुनैना जी क्विक कमेंट आपसे। ठीक है हुसैन साहब, कोई फैसला नहीं चाहिए। सही बात बोल रहे हैं। एग्जैक्टली कौन सी रियल पार्टी है, कौन सी क्या है, एवरीबॉडी नोज। और जनता ने लोकसभा इलेक्शन में एक बहुत अच्छी तरह से दिखा दिया
कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार, इनफैक्ट वी वे वेरी हैप्पी कि हमारी पार्टी के नाम में शरद चंद्र जी पवार ये नाम जुड़ गया, हमारी पार्टी को चार चांद लग गया। मतलब दैट इज व्हाट, एंड हमारी जो बिल्कुल जो हमारी जो चिन्ह जो है, और उन्होंने सही मायने में इलेक्शन का प्यूगल बजाया और जीत के भी दिखाया। ये बहुत बड़ा अच्छी जो चीज हो गई है। और इवन उद्धव ठाकरे के साथ भी हम लोग सब है, हम लोग साथ में महाविकास आघाड़ी इस साथ में ही रहेगी और साथ में ही लड़ेगी। चलिए, तो बहुत अच्छी तरह से, यानी कि हम ये माने कि यहाँ जो बताया जा रहा है कि हम मनमुटाव कुछ भी नहीं है, सब ऑल इज वेल है, तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी लिस्ट जारी हो जाएगी। जी पाठक जी, क्विक कमेंट। देखिए, जिस तरह से हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के घमंड को चकनाचूर कर दिया, उसी तरह से महाराष्ट्र की जनता बैठी हुई इनके घमंड को चकनाचूर करने के लिए जिस प्रकार 99 का फीवर इनके सर पे चढ़ के बोल रहा था, पूरे देश में जो इनका घमंड चल रहा था उसको जनता पूरी तरह से समाप्त करने के लिए महाराष्ट्र की बैठी हुई है। और महाराष्ट्र में इनको जो पिछली बार 44 सीटें आई थी, 20 सीटें भी मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज। इनके घमंड को तोड़ने के लिए एक बार जो गलती जनता ने करके महसूस किया कि ये कांग्रेसी सिर्फ अगर इनको सीटें दे दीजिए तो ये पूरे सिस्टम को रौंदने का काम करते हैं। पूरे देश में जो घमंड इन्होंने दिखाया, महाराष्ट्र की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी और पूरी तरह से इनके घमंड को चकनाचूर कर देगी। चलिए ठीक है, अब ये जनता पे ही हम छोड़ देते हैं कि जनता आखिर किसे यहाँ पर चुनती है। ठीक है, एक क्विक कमेंट ब्रिजमोहन जी आपसे भी लेना चाहूंगी, फिर इसके बाद इस डिबेट को मुझे क्लोज करना है। जी करिश्मा जी, देखिए बात बहुत स्पष्ट है, महाराष्ट्र में हर राजनीतिक दल को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से बात बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं। महायुति जनहित के फैसले लेने से कभी पीछे नहीं हटी है और ना ही आने वाले दिनों में हटेगी। हम लोगों के सामने मूल मकसद, तीनों दलों के नेताओं का मूल मकसद, हमारे तीनों दलों के कार्यकर्ताओं का मूल मकसद एक है कि महाराष्ट्र के उत्थान के लिए सिर्फ और सिर्फ महायुति के पास ही अपनी योजनाएं हैं, महायुति के पास ही अपनी रणनीति है और महायुति की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकती है। यही मुद्दे लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता का भरपूर समर्थन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बनी महायुति को पूरी तौर से मिलेगा। इस विश्वास के साथ हम लोग जनता के बीच में हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि महायुति की सरकार महाराष्ट्र में बनने जा रही है। ठीक है, चलिए ठीक है। हुसैन साहब, अब डिबेट को मुझे क्लोज करना है, अगर आप क्विक कुछ यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहेंगे महाविकास आघाड़ी के लिए। देखिए महायुति के लिए बोलता, दीन में सपने देखने बुरी बात नहीं है, सपने देख सकते, मगर आपने किसानों के लिए कुछ काम नहीं किया। किसानों की कौन सी आंदोलन आपने लड़ी, बताइए? कोई आपने आवाज उठाई? आपने कोई आवाज नहीं उठाई। किसानों के लिए क्या काम किया? चलिए ठीक है हुसैन साहब, अगर इस डिबेट पे हम चर्चा करेंगे किसने कितना क्या काम किया, ये अब जनता पे ही छोड़ दे तो बेहतर होगा। बहरहाल अब बस मुद्दा यही है कि जल्द से जल्द जो सीट बंटवारे को लेकर जो पेंच फंसा हुआ है वो रिजॉल्व हो जाए और जो लिस्ट है वो सामने आ जाए। हालांकि बीजेपी का ये कहना है कि विनिंग कैंडिडेट पे पूरा फोकस होगा। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार, कांग्रेस हो चाहे शिवसेना, आप किस तरीके से यहाँ पे सीटों का बंटवारा होता है इस पर यहाँ पर अभी पेंच जो फंसा हुआ है। उम्मीद करते हैं कि 1-2 दिन में नतीजे जो हैं, जो लिस्ट है वो सामने आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस खास डिबेट में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।